चंबल में अक्सर डाकू क्या काम क्या करते थे, जब वे जंगल में इधर से उधर जाते थे तो रास्ते में कोई गांव पड़ता था, तो उस गांव के किसी रसूखदार व्यक्ति के पास सूचना भिजवाया करते थे कि भाई आज के खाने का इंतजाम तुम कर लेना, आज हम सब लोग मिल करके तुम्हारे साथ ही खाना खाएंगे। गांव का जिम्मेदार और रसूखदार व्यक्ति खाने का इंतजाम किया करता था और ऐसे ही लगातार चलता चला जाता था। आज की कहानी जिस डाकू की सुनाने जा रहा हूं, उस डाकू से बहुत बड़ी भूल हो जाती है और यही जो भूल होती है उसकी जिंदगी का अंत बन जाता है। दरअसल जिस घर में वो खाना खा रहा होता है, उस घर में खाना खाने के बाद ही पुलिस से उसकी मुठभेड़ शुरू हो जाती है। उसे लगता है कि इस घर के व्यक्ति ने ही मेरी मुखबेरी की है और इसी बात का बदला लेने के लिए उसने एक दो नहीं बल्कि 6 लोगों की हत्या कर देती है। और ये बात बहुत ही ज्यादा वायरल होती है, बहुत ही ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। इस बात को लेकर के लोगों में खासा उबाल पैदा हो जाती है। तब उस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस दिवाली पर वो दीपक नहीं जलाएंगे जब तक कि उस व्यक्ति का अंत ना देख ले। और इसके बाद से फिर पुलिस शुरू हो जाती है उस व्यक्ति का अंत करने के लिए। डाकुओं की तरफ से कहा जाता है कि उस डाकू को मारने के लिए एक दो नहीं बल्कि 10,000 पुलिस वाले आए थे, जबकि पुलिस के ऑफिशियल रिकॉर्ड में था कि 1500 पुलिस वाले जो होते हैं उनको मारने के लिए जाते हैं। आज की कहानी उसी डाकू की है जिसे लोग पान सिंह तोमर के नाम से जानते हैं, जो कभी अपने आप को डाकू कहलवाना पसंद नहीं करता था बल्कि बागी कहलवाना पसंद करता था। कहते थे कि हम तो बागी है, डकैत तो संसदों में होते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना होती है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की। कहानी में शुरू करता हूं 1 अक्टूबर 1981 की बात है। सुबह के लगभग 11 बजे का आसपास का वक्त रहा होगा। वहां के एसपी होते हैं भिंड के विजय रमन। विजय रमन के पास एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि सर, एक मुखबिर है जो सूचना लेकर के आया है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। विजय रमन साफ कह देते हैं कि मुझे किसी से नहीं मिलना है, अगर मिलेंगे तो अकेले में मिलेंगे और चुपके से मिलेंगे, सबके सामने नहीं मिलेंगे। अगर पुलिस डाकुओं पर नजर रखती है तो डाकू भी पुलिस पर नजर रखते हैं। यदि ये बात किसी को पता चल गई, मुखबिर ने आकर के सूचना दी है, तो उस मुखबिर के जान को खतरा हो सकता है। अब यहां से विजय रमन जो होते हैं एक जगह निर्धारित करते हैं और फिर उस मुखबिर को वहां पर बुलाया जाता है। यहां पर 3 ऑफिसर होते हैं, एएसपी बीएल हंडा होते हैं, डीएसपी वाईएल गोरैया होते हैं और साथ ही एसपी विजय रमन होते हैं। तीनों ही मीटिंग करते हैं और मीटिंग करते हैं और कि साहब जो आज गांव है रठियापुर, यहां पर पान सिंह तोमर आने वाला है, अब बस आप टाइम पर पहुंच जाना और फिर देखना आज आप उसको मार ही डालेंगे। ये बात सुनने के बाद एसपी को लगता है कि यार ये हमेशा झूठ बोलता आया है, ये पहले भी कई बार सूचना देता आया है और हर बार इसकी सूचना झूठी ही साबित होती है। और इसी बीच में एक पुलिस वाला जो होता है, सब इंस्पेक्टर खड़ा होता है, वो कह रहा होता है कि साहब कई दिन से छुट्टी मांग रहा हूं, आप छुट्टी नहीं दे रहे हैं और आज तो आपको छुट्टी देनी ही पड़ेगी। आपको पता नहीं है कि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। दरअसल वो जो सब इंस्पेक्टर होता है एसपी से लगातार कई दिनों से छुट्टी मांग रहा होता है, लेकिन जो एसपी साहब होते हुए कहते हैं कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, यहां पर लोगों की सख्त जरूरत है। आखिरकार जब वो अपने पिता की मौत की सूचना लेकर के आता है तो एसपी साहब बड़ा अफसोस कर रहे होते हैं। आखिरकार एसपी साहब सोचते हैं कि मुझे इसको छुट्टी दे ही देनी चाहिए। लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं अर्जुन सिंह, इन्होंने यह तय किया था कि किसी भी डाकुओं को मारने के लिए अगर आप जाएंगे, इनसे आपकी मुठभेड़ होगी। जब इनको आप मारने जाएंगे तो इन डाकुओं से 10 गुना आप अपनी पुलिस फोर्स टीम लेकर के जाएंगे। अगर वो 10 है तो सीधा आप 100 लेकर के जाएंगे। और यहां पर सूचना मिली थी कि 18 डकैत इस गांव में है। जब 18 की सूचना मिलती है तो यहां से जो होता है इंतजार किया जाता है, पुलिस लाइन आखिरकार फोन किया जाता है, थानों में फोन किया जाता है और महज 120 पुलिस वाले होते हैं मौके पर मिलते हैं। अब यहां से चल देते हैं। शाम के 5:30 या 6 बजे का आसपास का वक्त रहा होगा। ये गांव ऐसा होता है कि इसके 20 किलोमीटर तक कोई जंगल नहीं होता और चारों तरफ से घिरा होता है, एक तरफ सड़क से, दूसरी तरफ नहर से। इस तरीके से ये चारों तरफ से घिरा होता है और इसी जगह को इन्होंने घेर लिया। पुलिस ने आखिरकार 3 टीमें बनाई, एक टीम जो नहर के इस किनारे होती है और दूसरी टीम इन्होंने बनाई जो गांव के छतों पर रहते हैं। तीसरी टीम वे बनाते हैं जो खुद एसपी साहब और डीएसपी साहब और एएसपी साहब, तीनों अधिकारी एक साथ एक ही गाड़ी पर मौजूद होते हैं। अब इनके पास 36 एसएलआर बंदूक जो होते हैं, जो हथियार होते हैं, वे उन दिनों ज्यादा आधुनिक हथियार जो होते हैं उनके पास नहीं होते हैं। अब ये लग जाते हैं अपनी ड्यूटी में। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ भागता हुआ आता है, क्योंकि हल्का सा अंधेरा हो चुका होता था। गांव की स्थिति सामान्य थी, जैसे रोजमर्रा की तरह शाम होती है। आखिरकार पुलिस वाले ने अपना रास्ता पहले ही तय कर रखा था, किसको कहां खड़ा होना है, किसको कौन से पोजीशन में रहना है, सब उन्होंने पहले ही तय कर रखा था। शाम के 6:30 से 7 बजे के आसपास के समय मुठभेड़ शुरू होती है और लगभग 12.5-13 घंटे तक मुठभेड़ चलती है। पहले गोली जो होती है बदमाशों की तरफ से चलती है, डकैतों की तरफ से चलती है और लगातार जब गोली चल रही होती है, चलते चलते रात के 12 या 1 बजे के आसपास का वाकया हो रहा होता है।
तभी डकैतों की तरफ से थोड़ी सी शांति हो जाती है और आखिरकार जब पुलिस वाले की तरफ से गोलियां चलती है तो 9 डकैत की मौत हो जाती है और उसी में से एक डकैत होता है जिसका नाम होता है पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर आखिरकार मारा जाता है। इस बात की तफ्तीश हो जाती है, मुख्यमंत्री को आखिरकार फोन किया जाता है और सूचना दी जाती है कि साहब वो मारा गया है। और यहीं से लोगों के दूर दूर तक जब बीबीसी यह रिपोर्ट चलाता है तो पूरी दुनिया में यह रिपोर्ट फैल जाती है। बीबीसी जब यह रिपोर्ट चलाता है तो साफ साफ उसकी जो शुरुआती जीवन के बारे में बताया गया था कि एक लड़का होता है, मध्य प्रदेश का एक जिला होता है मुरैना और उसका गांव होता है भिड़ोसा। 1 जनवरी 1932 को यह पैदा होता है। जब यह 4 साल का होता है तो इस उम्र में बच्चे चलना सीखते हैं और इसी उम्र में यह बच्चा इतनी तेज दौड़ता था कि इसकी दौड़ को देख करके लोग हैरान रह जाते हैं कि यह बच्चा बहुत तेज दौड़ता है। जब वो महज 17 साल की होता है, जब वो 17 साल का उम्र में आता तो वो सेना ज्वाइन कर लेता है और तब उसको रुड़की के बंगाल के इंजीनियरिंग में उसको तैनाती कर दी जाती है। और यहीं से जब वो खाने का वक्त होता है, नाश्ते का वक्त होता है दोपहर में और शाम को जब यह खाने के लिए लाइन में लगता था तो उसको उतना खाना नहीं मिलता था जितना कि उसकी भूख होती है। और उसकी आखिरकार जो भूख होती है इतनी ज्यादा होती है कि एक दिन अचानक से वो मेस में जाकर के लड़ने लगता है और वो कहा करता था कि तुम लोग मुझे जितना खाना देते हो उतना खाना में मेरा कुछ नहीं होता, मेरा पेट भी नहीं भरता। और वो मेस में जाकर के लड़ाई झगड़ा करने के पश्चात 3-4 रोटियां अपने मुट्ठी में उठा करके लेकर के अपने टेबल पर बैठ करके चुपचाप खाने लगता है। तभी पीछे से आवाज लगती है कि तुम्हें अगर इतनी ही भूख लगती है, तुम अपनी भूख को मिटाने के लिए स्पोर्ट्स में क्यों नहीं चले जाते? स्पोर्ट्स में जाओगे तो वहां पर जाने के बाद तुम्हें मुंहचूट खाना मिलेगा, बहुत सारा दूध मिलेगा, फल मिलेगा, सारी सुख सुविधाएं मिलेगी, सारी इच्छाएं तुम्हारी पूरी हो जाएगी। ये बात सुनने के बाद पान सिंह तोमर को लगता है ये तो बहुत अच्छा है, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या कहना। और वो वहां से सीधे उठ करके जाता है अपने अधिकारियों के पास। अधिकारियों से मिलने के पश्चात वो कहता है कि साहब मुझे स्पोर्ट्स में ले लीजिए। उसके बाद उसके बड़े अधिकारी पूछते हैं कि तुम स्पोर्ट्स में क्यों आना चाहते हो? तब वो कहता है कि साहब यहाँ पर मुझे मुंहछूट खाना मिलेगा और भरपेट मुझे खाना मिलेगा। आखिरकार इस बात को उनके उच्च अधिकारी सुनते हैं तो वे बड़े ही ताज्जुब होते हैं। वे उनसे कहते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो स्पोर्ट्स में? तब वो कहता है कि साहब मैं दौड़ लगाता हूं, मैं बड़ी तेज की दौड़ लगाता हूं। आखिरकार उसका एक दौड़ का अभ्यास कराया जाता है उच्च अधिकारियों द्वारा। आखिरकार वो दौड़ में पास हो जाता है। आखिरकार जब वो दौड़ रहा होता है तो लोग कहते हैं कि इससे अच्छा कोई दौड़ ही नहीं सकता। उन दिनों मिल्खा सिंह का भी नाम काफी सुर्खियों में हुआ करता था, लेकिन मिल्खा सिंह भी कहते थे कि पान सिंह तोमर जो है बहुत ही अच्छा तेज धावक है, बहुत ही अच्छा दौड़ता है ये लड़का। सामान्य दौड़ में ये हिस्सा लिया करता था, लेकिन कोच कहते थे कि तुम्हें बाधा दौड़ में भी हिस्सा लेनी पड़ेगी। और वो अपनी कोच की बात मानता था और कोच की बात मानने की वजह से उसने बाधा दौड़ में हिस्सा भी लिया। और साल 1952 में टोक्यो में एशियन गेम चल रही होती है और पान सिंह तोमर भी एशियन गेम में भाग लेता है। और लोग कहते हैं कि पान सिंह तोमर जीतेगा और जरूर जीतेगा, क्योंकि इसके टक्कर का पूरी दुनिया में कोई खिलाड़ी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके टक्कर का, इसके बराबर का कोई दुनिया में एथलीट नहीं हो सकता। जब ये टोक्यो जाता है, वहां पर जाने के बाद जब दौड़ का नंबर आता है तो दौड़ने के लिए जब ये खड़ा होता है तो ये नंगे पैर होता है, क्योंकि इन्होंने अभी तक अभ्यास किया था नंगे पैर दौड़ने का। लेकिन वहां जो एशियन गेम चल रहे होते वहां के नियम होते हैं कि जूतों के बिना आप दौड़ ही नहीं सकते। इस बात पर यह लड़ने लगता है। पान सिंह तोमर कहते हैं कि अगर आपको यही सब करवाना था तो आपने मुझे यहां पर लेकर ही आया क्यों? आखिरकार टोक्यो गेम में वो हिस्सा लेते हैं, वो सिर्फ प्रतिनिधित्व ही करते हैं और प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ वे कोई मेडल लेकर के नहीं आ पाते और इसी बात का उन्हें पूरी जिंदगी अफसोस रहता है। और जब तक ये आर्मी में रहते हैं इनकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है। आखिरकार आर्मी में रहने के दौरान इनकी गांव से चिट्ठियां आया करती थी और चिट्ठी में एक बात हमेशा लिखी रहती थी कि भैया नक्शे में जमीन कहीं और है और भूमि कहीं और है। इसी बात को लेकर के अक्सर झगड़ा होता रहता है, फसाद होता रहता है, आप कुछ करते क्यों नहीं? और इसी बात को देखते हुए उसका जो भाई होता है, क्योंकि जो इनके नाम जो होती है 2.5 बीघा जमीन होती है, 1.25 बीघे खुद के नाम होती है और 1.25 बीघे इसके भैया के नाम होती है। अब इस जमीन पर जो पान सिंह तोमर के भाई होते हैं उन्होंने मजबूरी में कर्ज ले लिया था गांव के ही दबंग से। जब गांव के दबंगों से कर्जा ले लिया था तो कहा था कि भैया जब पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन गांव का जो दबंग होता है बाबूलाल तोमर और उसका दोस्त उसका परिवार का होता है जनरल सिंह, इन्होंने उस पैसे के बदले में जमीन पर कब्जा कर लिया था और इसी बात को लेकर के गांव में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। और ये झगड़े की बात पहुंचती थी पान सिंह तोमर के पास फौज में। पान सिंह तोमर का अपना नाम हुआ करता था, लोग बड़ी रिस्पेक्ट किया करते थे और इसी वजह से जो गांव के झगड़े होते थे उसको देखते हुए कहता था कि मुझे अपनी मां से बेहद प्यार है, मुझे अपनी जमीन से बेहद प्यार है। इसीलिए उन्होंने साल जो होते हैं 1979 में अपनी नौकरी को छोड़ करके, यानी कि वक्त से पहले ही रिटायरमेंट लेकर के वे अपने गांव आ जाते हैं और गांव आने के बाद उन लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन बातचीत से कोई मसला हल नहीं होता है। उसके बाद समाज के जिम्मेदार लोगों को एकजुट करते हैं और पंचायत आयोजित कराई जाती है और पंचायत में यह फैसला लिया जाता है कि जो 2.5 बीघा जमीन है पान सिंह तोमर उसके भैया की, इस जमीन को छुड़ाने के लिए उन्होंने जो पैसे उधार लिए थे, कर्जे लिए थे, वे पटा दिए जाएं और उसके बदले ये जमीन ले लिए जाए।
लेकिन पंचायत सही फैसला देती है और पंचायत के सही फैसले को जो दबंग होता है बाबूलाल तोमर और जो उसका भैया होता है जनरल सिंह वो मानते ही नहीं। उसके बाद फिर इन्हें थोड़ी परेशानी होते हुए सीधे थाने पहुंचते। थाने जाने के बाद एक शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करते हैं कि मेरी जो जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है। पुलिस आखिरकार उनकी सुनती ही नहीं। पुलिस जब सुनती नहीं है तो पान सिंह तोमर, क्योंकि उन्हें राष्ट्र लेवल पर पहचाना जाता था, वे स्पोर्ट्स में होते हैं, देश के लिए उन्होंने कई मेडल लेकर के आए थे। उसके बाद वे डीएम साहब के पास जाते, कलेक्टर साहब के पास जाने के बाद पूरा वाक्य बताते हैं। कलेक्टर साहब एक दिन एक तारीख निर्धारित कर देते हुए कहते हैं कि मैं आऊंगा, इसके बाद हम दोनों बैठ करके मीटिंग करेंगे, मीटिंग में जो फैसला होगा कोशिश करेंगे उन्हें मनाने की। डीएम साहब के सामने आखिरकार मीटिंग होती है और गांव के जिम्मेदार लोग भी आते हैं और जो फैसला पहले पंचायत में हुआ था वही फैसला दूसरी पंचायत में भी होता है। जमीन छुड़ाने के लिए आपने जो कर्ज लिया है वो पटाना पड़ेगा और उसके बाद आपको जमीन वापस मिल जाएगी। पान सिंह तोमर कहते हैं कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं इसको मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन बाबूलाल तोमर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते और ना ही उनके परिवार के बाकी साथी मानने के लिए तैयार होते हैं और यहीं से इनकी जिंदगी का जो खेल होता है बिगड़ना शुरू हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन एक दिन होली का त्योहार होता है। पान सिंह तोमर के दो बेटे होते हैं, इनकी पत्नी होती है और इनके माँ होता है। ये परिवार होता है, बाकी जो खानदान के लोग होते हैं वे अलग होते हैं। पान सिंह तोमर के बड़े वाले बेटे ने आखिरकार विरोध किया होली वाले के दिन और इसी बात पर उस लड़के को बेहद मारा गया, पीटा गया बाबूलाल तोमर के हाथों। और यहीं से पान सिंह तोमर सीधा थाने जाते हैं और थाने जाने के बाद शिकायत करके आते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनकी कोई सुनवाई कर ही नहीं रहे होते हैं। पहले तो जमीन को लेकर के, फिर बेटे को पिटाई को लेकर के। अब ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद ये उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं, उच्च अधिकारी भी इनकी कोई बात नहीं सुनते हैं। यही बात जब बाबूलाल तोमर को पता चलती है कि पान सिंह तोमर जो लगातार अधिकारियों के पास जा रहा होता है हमारी शिकायत करने के लिए, और अधिकारियों के पास जाने के बाद पान सिंह तोमर हमारे ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर रहा होता है और आखिरकार इस बात का बदला लेने के लिए बाबूलाल तोमर उसके घर पर चढ़ाई कर देता है। लेकिन इत्तेफाक की बात ही होती है, ना उस दिन पान सिंह तोमर, ना ही उनके भैया, ना ही उनका भतीजा घर पर नहीं थे, बल्कि उनके घर पर थी उनकी पत्नी थी, दोनों बेटे थे और उनकी मां थी। इसलिए जो बदमाश होते हैं, गांव के जो दबंग होते हैं, पान सिंह तोमर के घर में घुस जाते हैं और घर में घुसने के बाद यहां पर जो पान सिंह की तोमर की पत्नी होती है वो बेहद सूझबूझ से काम लेती है और दोनों बच्चों को लेकर के यहां से अपने भाग जाती है, उन बच्चों की जान बचाती है। लेकिन जो पान सिंह तोमर की मां होती है वो घर के अंदर ही मौजूद होती है और घर के अंदर मौजूद होने की वजह से उन दबंगों ने इनकी मां को बहुत ज्यादा मारा पीटा और बंदूकों के बट से मारा, खूनम खान कर दिया। और जब पान सिंह तोमर शाम को घर आते हैं, मां ने अपने बेटे से कहा कि आज तेरी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा पिटी हूं और ना ही तू अपनी जमीन को छुड़ा पा रहा है, ना ही तू अपने बेटे का बदला भी ले पा रहा है। और जो यही बात होती है पान सिंह तोमर को कहीं ना कहीं चुभ जाती है। पान सिंह तोमर की मां कहती है कि यदि तुझे कसम है, अगर कल का सूरज निकलने से पहले पहले अगर तूने मेरी इस पिटाई का बदला नहीं लिया तो तू फिर मेरा बेटा कहलाने का लायक नहीं है। पान सिंह तोमर जब यह बात सुनते हैं तो वे मां की कसम खाते हैं और कसम खाने के बाद कहते हैं कि मैं ये बदला जरूर लूंगा। लेकिन नियति को कौन बदल सकता है। इस पिटाई से जो होती है उनकी मां की मौत हो जाती है और इन्हें बहुत तेज झटका लगता है। और यही बात को देखते हुए पान सिंह तोमर ने अपने परिवार लोगों के साथ मिलकर के एक गैंग बनाते हैं। बाबूलाल तोमर और जनेर सिंह को मौत के घाट उतार देते हैं और इनका समर्थन करने के लिए आते हैं हवलदार सिंह, लायक सिंह, इनको भी आखिरकार ये मार देते हैं। और जब 4 लोगों की ये हत्या कर देते हैं, इसके बाद ये चंबल की तरफ रुक कर देते हैं और वहां निकल जाते हैं। और चंबल की तरफ निकलने के बाद एक दिन 2 दिन इस तरीके से घूमते चले जाते हैं। ये बात पूरे इलाके में फैल जाती है कि जो भारत के लिए मेडल जीत करके लाया करता था, जो कि सेना में होता है, आज वो व्यक्ति बागी बन चुका है, डकैत बन चुका है। पुलिस वाले जब इनका पीछा करते हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पान सिंह तोमर जो होते हैं फौज के सारे नियम कानून जानते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से भली भांति पता होता है कि पुलिस किस तरीके से उन पर घात लगाएगी। इन्होंने बाकी लोगों को तो खैर नहीं मारा, लेकिन किसी की भी जब पकड़ करते थे, लगभग इन्होंने अपने जीवन काल में 52 से ज्यादा अपहरण किए थे पान सिंह तोमर, और डकैती भी की थी, लूट भी की थी। लेकिन एक दिन इसकी जिंदगी का एक ऐसा भी दिन आता है, वही इनकी जिंदगी का सबसे खराब दिन साबित हो जाता है। दरअसल भिंड जिले का एक गांव होता है, इन्होंने पहले ही सूचना भिजवाई थी कि आज का जो रात का खाना है हम तुम्हारे घर में ही खाएंगे, खाने का इंतजाम कर लेना। ये खाना खाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और खाना खा रहे होते हैं। जब वहां से निकलने की तैयारी में होते हैं तभी पुलिस से मुठभेड़ हो जाती है और इनका जो भाई होता है, जिनका नाम होता है मातबिन, वे पुलिस की मुठभेड़ में आखिरकार मारा जाता है। यही बात पान सिंह तोमर को बहुत तेज झटका लगता है और वे कसम खाते हैं कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। कुछ टाइम के बाद वो आते हैं और इसी गांव में हमला बोल देते हैं, इसी घर पर जहां पर वो रुके होते हैं, जहां पर खाना खाया था, और फिर वहीं पर 6 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। यही बात जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है, एक दूसरे के माध्यम से लोगों को पता चलती है, बात सरकार तक पहुंचती है, केंद्र के अंदर पहुंचती है, तो फिर सरकार आदेश देती है कि पान सिंह तोमर को किसी भी कीमत पर छोड़ा ना जाए। और जब पान सिंह तोमर को पकड़ने के लिए जाए
या इनकाउंटर करने के लिए जाए तो 10 गना पुलिस ज्यादा लेकर के जाए। 1 अक्टूबर 1981 को जो एसपी भिंड होते हैं, जिनका नाम विजय रमन होता है, ये उनका एनकाउंटर कर देते हैं। इसके बाद साल 2012 में एक फिल्म आती है जिस पर इरफान खान ने फिल्म में रोल अदा किया है। उसके बाद फिर लोगों को पता चलती है कि एक डाकू ऐसा भी था। इसके बाद लोगों को पता चलता है कि पान सिंह तोमर नाम का एक डाकू भी रहा है जो कि सेना में कार्यरत था और जो देश के लिए कई सारे मेडल भी लेकर के आए हैं। अगर पुलिस वक्त पर बात सुन लेती तो शायद पान सिंह तोमर कभी डकैत नहीं बनते। वे एक अच्छे और भले और बढ़िया इंसान थे, सब लोग ये कहते हैं उनके बारे में। उनके जो दोनों बेटे होते हैं, दोनों बेटों को वो फौज में भर्ती कराने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। उनमें से एक बेटा जो होता है फौज में भर्ती हो जाता है और दूसरे बेटा जो होता है किसी और नौकरी में भर्ती हो जाता है। एक बेटा जो होता है सूबेदार के पोस्ट से रिटायर हो चुका है और दूसरा बेटा जो होता है सीबीआई में किसी और विभाग में नौकरी कर रहा होता है। परिवार झांसी में शिफ्ट हो गया है। गांव तो इतना आना जाना नहीं होता है, लेकिन गांव के लोग आज भी उन्हें बेहद याद करते हैं। गांव के लोग जब मीडिया वाले से कहते हैं कि जो जमीनें हैं वे नक्शे में कहीं और है और वो नपत में कहीं और है, शायद इसी बात को लेते हुए गांव में इस बात को लेकर के झगड़ा होता है। और ये जो जमीन का झगड़ा था पान सिंह तोमर और उनके गांव के जो बाबूलाल तोमर होते हैं, और यही झगड़ा था कि जो पान सिंह तोमर की जो जमीन थी वह मौके पर नहीं थी बल्कि कहीं और थी। लेखपाल ने या किसी सरकारी तंत्र ने उस जमीन को किसी गलत स्थान पर नापतोल कर दिया था। इसी बात को लेकर के बाबूलाल तोमर उस जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और यहीं से ना जाने कितने लोगों का अपहरण होता है, कितने लोगों का हत्याएं होती है और एक अच्छा खासा इंसान डकैत बन जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।